गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जो बात करेंगे दैट इज़ ट्रावर्स सर्वे का। ये आपका लेक्चर नंबर जो कि है पार्ट 3 है और ये आपका लेक्चर नंबर 29 है। ठीक है, दैट इज़ लेक्चर नंबर 29। दिस इज़ पार्ट 3। ठीक है, ये पार्ट आपका 3 है और ये आखिरी पार्ट होगा इसका। ठीक है, और दिस इज़ ट्रावर्स सर्वे। क्लियर है? इस तरीके से हमको डील करना है। देखो, अगर मैं पिछले लेक्चर की थोड़ा सा हिंट दूं तो आपको क्लोजिंग एरर बताया था, रिलेटिव एरर बताया था। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में बात कर। अब इस एरर को कैसे रिमूव किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। मतलब अब हमको डील करना है कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं जिनसे हम एरर को दूर करते हैं। बहुत सारे मेथड्स होंगे, उनको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग आपको बनानी है दैट इज़ एडजस्टमेंट ऑफ, दिस इज़ द टॉपिक आपका निकल के आता है एडजस्टमेंट ऑफ ट्रावर्स। तो नेक्स्ट हेडिंग है एडजस्टमेंट ऑफ ट्रावर्स। एडजस्टमेंट ऑफ ट्रावर्स। देखो, एडजस्टमेंट का मतलब होता है इस तरीके से एडजस्ट किया जाए ताकि आपकी क्लोजिंग एरर क्या हो, रिमूव हो जाए। तो इसको समझ लेते हैं ये कैसे होता है। इफ देयर इज एरर ऑफ क्लोजर, पहला पॉइंट, इफ देयर इज एरर ऑफ क्लोजर, देयर इज एरर ऑफ क्लोजर, अगर एरर ऑफ क्लोजर निकल के आती है देन इट इज़ टू बी एडजस्टेड, देन इट इज़ टू बी एडजस्टेड। इसको इस तरीके से एडजस्ट किया जाए एडजस्टेड इन वेरियस साइड्स, इन वेरियस साइड्स ऑफ ट्रावर्स such that traverse is closed, इस तरीके से एडजस्ट करो ताकि आपका जो ट्रावर्स है ना क्लोज हो जाए एकदम से। सपोज दैट एक पॉइंट आपका मेजर्ड ये है, ट्रू वैल्यू ये, इस तरीके से एडजस्ट करो ताकि ये आपस में क्लोज हो जाए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ ट्रावर्स। ज्योमेट्रिकली एंड एरर ऑफ क्लोजर, ज्योमेट्रिकली, ठीक है, ट्रावर्स इज क्लोज ज्योमेट्रिकली, मतलब इस तरीके से एडजस्ट करो कि ट्रावर्स इज क्लोज ज्योमेट्रिकली। ठीक, एंड एरर ऑफ क्लोजर बिकम 0, एंड एरर ऑफ क्लोजर बिकम्स 0। तो एरर ऑफ क्लोजर जो है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, चल नेक्स्ट है पहला मेथड जो हेडिंग डालना है। बहुत सारे मेथड से सबको डील करते हैं। पहला मेथड है आर्बिट्रेरी मेथड। आर्बिट्रेरी मेथड, ठीक है, चल सहायक मेथड है इसका नाम हिंदी में। इन दिस मेथड आप मेरे साथ ही लिखते जाओ तो बेटर रहेगा। इन दिस मेथड क्लोजिंग एरर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लोजिंग एरर इज distributed to various sides of traverse based on the field condition, ठीक है, चल नेक्स्ट है बाउडिच रूल। नेक्स्ट है दैट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बाउडिच रूल। दिस इज कॉल्ड बाउडिच रूल। बाउडिच
बाउडिच रूल। इसका दूसरा नाम होता है कंपास रूल और कंपास रूल भी बोला जाता है। तो दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। या तो इसको बोल दो बाउडिच या इसको बोल दो कंपास रूल। इसमें जो पहला पॉइंट निकल के आता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज कंपास रूल। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज IAS गेट SSC JEE में भी इसका बहुत चांस है। काज कंपास रूल, कंपास रूल। इट इज जनरली यूज्ड फॉर, इट इज जनरली used for, it is generally used for adjusting a traverse in which इस तरीके से ट्रावर्स को एडजस्ट करना है, in which angles and distances are measured, ठीक है, क्लियर है। चलो, measured with same precision, मतलब आपका जो प्रिसाइज वर्क आप कर रहे हो, तो जिससे जैसा प्रिसीजन आप एंगुलर डिस्टेंस में होना, एंगल में होना चाहिए, और वैसा ही आपको लीनियर मेजरमेंट में प्रिसीजन होना चाहिए। मतलब जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हो दोनों का प्रिसीजन वर्क क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, तभी आप लगा पाओगे। क्या ऐसा मत कर देना कि हो सकता है कि आपका एंगल मेजरमेंट बहुत अच्छा एक्यूरेट कर रहे हो और डिस्टेंस सही से मेजर नहीं कर रहे हो, तब आप बाउडिच नहीं लगा पाओगे। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है। क्या कह रहा है, बाउडिच रूल आर एज्यूम, बाउडिच रूल assumed error to be accidental। ध्यान दीजिएगा, error to be accidental, या इसको नाम देते हैं रैंडम। एक्सीडेंटल बोल दो या इसको रैंडम बोल दो, ठीक है, रैंडम इन नेचर। तो बाउडिच ने इसको क्यूमुलेटिव नहीं माना, इसको सिस्टमैटिक नहीं माना, इसको क्या माना, रैंडम माना, ठीक है, एक्सीडेंटल इन नेचर। देयरफॉर probable error in a traverse line probable error in traverse line is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बताया था, अगर उसने रैंडम एरर, देखो दो एरर होती है, एक सिस्टमैटिक होती है और एक रैंडम होती है। तो इसमें जो भी एरर आती है, अगर रैंडम एरर है तो स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल आती है। ये टॉपिक मैंने लीनियर मेजरमेंट में आपको बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ दिस होता है जब एरर पढ़ा रहा था। अच्छा, जब कोई एरर आपकी सिस्टमैटिक होती है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बट ये सिस्टमैटिक तो है नहीं, तो ये स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू that is square root of length of line, या इसको ब्रैकेट में लिख दो स्क्वायर रूट ऑफ L, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा इसका फार्मूला बन के आता है, एरर इन लैटिट्यूड और डिपार्चर ऑफ लाइन इक्वल टू टोटल एरर। इसका फार्मूला लिख लो, एरर इन, दैट इज, यहाँ पे फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, दैट इज
error in latitude, और डिपार्चर, अगर मेरे को एरर चाहिए लैटिट्यूड और डिपार्चर ऑफ अ लाइन, इसका फार्मूला होता है इक्वल टू, किसके बराबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल एरर इन लैटिट्यूड या डिपार्चर, टोटल एरर इन लैटिट्यूड या डिपार्चर इनटू स्मॉल एल अपान पी। देखिए यहाँ पे स्मॉल एल जिस लाइन का आपको निकालना है उसकी बात करोगे, अच्छा, और जो भी आपका पी है वो पेरीमीटर ऑफ ट्रावर्स है, ठीक, और टोटल एरर जो भी निकल के आई होगी पूरे क्लोज ट्रावर्स की उसकी बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टोटल एरर तो आपने लिख लिया, लैटिट्यूड में जैसे आपको निकालना है तो दैट इज़ लैटिट्यूड का जैसे ई वाई हो जाएगा और डिपार्चर आपका हो जाएगा ई एक्स, सॉरी यहाँ पे नहीं, ऊपर लिखना था, इसको डिपार्चर और लैटिट्यूड बोला ना, चलो, तो दैट इज़ लैटिट्यूड है तो ई वाई, डिपार्चर है तो ई एक्स, दैट्स क्लियर। चलो, तो टोटल एरर मैंने बता दिया। अब यहाँ पे एल क्या है, वेयर एल इज़ लेंथ ऑफ लाइन, वेयर एल इज़ लेंथ ऑफ लाइन, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। पी इज़ द पेरीमीटर ऑफ ट्रावर्स, पेरीमीटर ऑफ ट्रावर्स कैसा भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। तो पहले आप इसको नोट डाउन करें फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पहले आप इसको नोट डाउन कर लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप इसको नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना है हमको है, जल्दी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन अपना निकल के आने वाला है, दैट इज अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को नेक्स्ट पॉइंट डील करना है। चल आगे बढ़ें फिर, है ना, चल आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड है, कुछ पॉइंट्स हैं उनको डील करते हैं, ठीक है। तो या तो यहाँ पे स्पेस है तो मैं देख लेता हूँ, स्पेस अगर है तो मैं यहीं पे समझा देता हूँ। सपोज दैट कि आपके पास में कोई लाइन है, दैट इज सपोज दैट एग्जांपल लेता हूँ, देखो यहाँ पे एक लाइन मैं बना के दिखा रहा हूँ, कोई लाइन एक आपकी ए बी है, ठीक है। सपोज दैट इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे मेज़र कर लूँ, सपोज दैट यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है तो इसको थोड़ा सा अगले पेज पे डिस्कस कर दूँ क्या, चलो आ जाएगा यहीं पे। जैसे इसका एग्जांपल इसने लिया है, दैट इज़ इसका कोई लाइन तो लिया नहीं है, ओके चलो काम चल जाएगा, यहीं पे ले लेते हैं। देखो यहाँ पे कैसे समझना है इसको, सपोज दैट ये पॉइंट है ऐसे करके, कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये ए है, यहाँ से एक लाइन आपने खींची बी, सपोज दैट दिस इज़ बी, ठीक, और एक दूसरी लाइन खींची, मान लिया कोई दूसरी लाइन है उसको मैंने खींचा सपोज दैट यहाँ पे, ठीक है। तो ये लाइन आपने अगर खींची इस पॉइंट पे तो एक का एंगल तो ये हो जाएगा, एक का एंगल ये हो जाएगा, ठीक। तो दोनों में इधर है, देखिए बाउडिच है, बाउडिच में क्या मैंने बताया, एंगुलर मेजरमेंट में इरर्स होगी वो भी होगी, और जो भी आपने लीनियर मेजरमेंट किया उसमें भी इधर होगी। तो देखो लेंथ में भी आपने गलत मेजर किया, एक्चुअल में तो ये किया, फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये आ गया, दैट इज़ बी डैश मान लो, ठीक। तो ये इरर आपके निकल के आ जाती है, तो इसको आगे बढ़ाओ, इसको बी डैश यहाँ मानो, इसको फर्दर आगे ले जाओ और ये, ठीक है। तो इस तरीके से निकल के आते। तो एंगल में भी मेजरमेंट आपका इरर आ गया, तो लेंथ एंड एंगल चेंज, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेंथ एंड एंगल चेंज, लेंथ एंड एंगल्स चेंज, ठीक है।
तो इस तरीके से सारी बातें हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो आप देख सकते हो ना, ये लाइन जो ए बी डैश, आपने लीनियर मेजरमेंट में गलती की, आपने एंगल भी गलत कर दिया, तभी आपका बाउडिस रूल यहाँ पे लग जाएगा। तो अगर इसका फार्मूला अगर मैं लिखूँ ई एल इरर इन लैटिट्यूड इज इक्वल टू, ए बी लाइन के लिए अगर मैं लैटिट्यूड की इरर लिखूँ तो वो ये वैल्यू हो जाएगी, सॉरी ये वाली वैल्यू जो है, ये जो इरर देख रहे हो, ये इरर क्या कहलाएगी आपकी लैटिट्यूड, ये वाली डिपार्चर हो जाएगी, ठीक है। तो एल ए बी इज इक्वल टू दैट इज़ ई वाई, तो ये डिस्टेंस तो आपको पता है, ये ई वाई हो जाएगा, ये ई एक्स हो जाएगा, ठीक है। इनटू ए बी लाइन जो भी है, ए से लेके और बी तक गई अपान में टोटल जो भी इसकी पेरीमीटर होगी ट्रैवर्स की, उसको ले लेंगे। क्लियर है? चलो, इरर इन लैटिट्यूड ऑफ ए बी, तो ये इरर किस में है? लैटिट्यूड में है, इरर इन लैटिट्यूड, इरर इन लैटिट्यूड। क्लियर है? चलो, और आपको ये भी पता होगा when the traverse is adjusted by Bowditch rule both length and bearings of line are changed। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख लो, इसके बाद में आप इस पॉइंट को यहाँ पे नोट कर सकते हो, थर्ड पॉइंट करके कर देना। when traverse is adjusted, when traverse is adjusted, when traverse is adjusted by Bowditch rule, बाउडिच रूल, अगर ट्रावर्स को आपने बाउडिच रूल से एडजस्ट किया है तो बोथ लेंथ एंड बियरिंग, बोथ लेंथ एंड बियरिंग्स, बोथ लेंथ एंड बियरिंग्स ऑफ अ लाइन आर चेंज्ड। क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर डायग्राम ये बना लेना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वही चीज़ मैं दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें। नेक्स्ट है कंपेयर टू ट्रांजिट रूल, ठीक है, जो यहाँ पे अगला मेथड आपका आने वाला है, दैट इज़ कंपेयर टू ट्रांजिट रूल। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेंथ आर चेंज लेस एंड एंगल्स आर चेंज मोर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लास्ट पॉइंट है कंपेयर टू ट्रांजिट रूल, कंपेयर टू, अभी ट्रांजिट की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रांजिट अगला मेथड आएगा। कंपेयर टू ट्रांजिट, एक और मेथड होता है ट्रांजिट, कंपेयर टू ट्रांजिट रूल, कंपेयर टू ट्रांजिट रूल, एक नाम होता है, दो रूल बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो बाउडिच, दूसरा होता है ट्रांजिट। तो ट्रांजिट रूल, लेंथ आर चेंज लेस, लेंथ आर चेंज्ड, लेंथ आर चेंज्ड लेस, लेंथ आर चेंज्ड लेस and angles are changed more, and angles are changed more, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हो कि जो ट्रांजिट रूल होता है ना, उसमें आपका लेंथ एंड जो भी आपका लेंथ आर चेंज लेस एंड एंगल्स आर चेंज मोर, मतलब दोनों बराबरी की आपकी जो चेंजेस होते हैं वो नहीं होते हैं। बट बाउडिच रूल में एंगुलर और लीनियर दोनों क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो ये जो है फ़र्क है, और ऐसा आईएएस ने क्वेश्चन बना के रखा है। नेक्स्ट मेथड पे आ जाते हैं, ये तो आप नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े, फिर तीसरे मेथड पे आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग डील करेंगे, दैट इज इसके अदर मेथड हैं उनके बारे में, ग्राफिकल मेथड हो सकता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं।
और आपका ज़्यादा नहीं, आधा घंटा और लगेगा, थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। और क्वेश्चंस भी ज़्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चन होंगे तो मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, तो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट डील करते हैं, दैट इज नेक्स्ट मेथड है दैट इज ग्राफिकल मेथड। क्या है? ग्राफिकल। तो थर्ड मेथड डाल दो, ग्राफिकल। ये पूछ लेगा, 4 ऑप्शन बना के पूछ लेगा कि बताओ ट्रावर्स को एडजस्ट करने के लिए कौन सा मेथड नहीं होता, और आपको पता नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। तो दैट इज ग्राफिकल मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड। ये इसका दूसरा नाम होता है प्रोपोर्शनेट मेथड। दोनों नाम का मतलब सेम ही होता है, प्रोपोर्शनेट मेथड, ठीक है। चलो, बेस्ड ऑन द कंपास रूल, इट इज बेस्ड ऑन द कंपास रूल, इट इज बेस्ड ऑन कंपास। ये किस पे बेस्ड ऑन होता है? कंपास रूल पे, ठीक। ग्राफिकल मेथड इज बेस्ड ऑन द बाउडिच रूल। ग्राफिकल method is based on Bowditch rule। किस पे होता है? बाउडिच रूल पे। Hence it is used for compass ट्रावर्स। तो ये कंपास ट्रावर्स के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये किस पे बेस्ड ऑन होता है? आपका दैट इज़ बेस्ड ऑन द बाउडिच रूल, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मेथड है फोर्थ वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिट रूल। इसको बोला जाता है ट्रांजिट रूल, ठीक है। चल, ट्रांजिट रूल इज यूज्ड टू transit rule is used to balance ये बैलेंस करता है किसको? a traverse in which angular measurements are more accurate than the linear measurement, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना, जब आपने बाउडिच पढ़ा था तो वहाँ पे आपको ये बताया था कि लीनियर और एंगुलर दोनों का जो प्रिसीजन होना चाहिए सेम होना चाहिए, लगभग बराबर होना चाहिए। बट यहाँ पे किसकी एक्यूरेट? ट्रांजिट में एंगुलर ज़्यादा आपका फोकस कर रहे हैं, एंगुलर पे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एंगुलर मेजरमेंट्स आर मोर एक्यूरेट देन द लीनियर मेजरमेंट। ट्रांजिट आपने कंपास जब थियोडोलाइट पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ट्रांजिट आता है, तो थियोडोलाइट में भी हम लोग यूज़ करते हैं। थियोडोलाइट ट्रांजिट में ये यूज़ करते हैं, वहाँ पे ये टर्म आता है ट्रांजिट होता है, रोटेट कर देते हैं 180 पे हैं। ट्रांजिट होता है, एक स्विंगिंग होता है, ठीक है। तो वर्टिकल प्लेन में जब होता है तो उसे स्विंगिंग बोलते हैं, और जब हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट होता है तो उसे क्या बोला जाता है? ट्रांजिट बोला जाता है। ये है थियोडोलाइट को ऐसे ऐसे रोटेट कर दो वर्टिकल एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट। ये मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, इसके रिस्पेक्ट में ऐसे ऐसे अगर हम करते हैं तो उसे ट्रांजिट बोलते हैं। और इस एक्सिस वर्टिकल एक्सिस के इधर उधर कोई चीज़ रोटेट होती है तो उसको क्या बोल देते हैं? दिस इज कॉल्ड आपका स्विंगिंग। जैसे बॉल नहीं स्विंग होती है तो वो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ही बॉल स्विंग होती है। जब बॉलर अपनी बॉल को स्विंग कराता है तो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ही स्विंग होती है। तो स्विंगिंग भी समझ में आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल ट्रांजिट भी समझ में आ जाए जब थियोडोलाइट बात करेंगे। अभी तो बस ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। चल, नेक्स्ट है
लीनियर मेजरमेंट एग्जाम्पल है थियोडोलाइट ट्रावर्स, इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है थियोडोलाइट। जब थियोडोलाइट से हम लोग सर्वे करेंगे तब की बात होती, थियोडोलाइट ट्रावर्स। आगे बढ़े फिर, चल। इन ट्रांजिट रूल एंगल्स आर लेस इन ट्रांजिट रूल angles are less but length are changed more. Angles are less changed but length are changed more, but length are changed more. लेंथ क्या है, ज़्यादा चेंज होती है, ठीक। तो यहाँ पे भी फार्मूला निकल के आता है, एरर इन लैटिट्यूड और डिपार्चर। थर्ड फार्मूला है इसका, एरर इन लैटिट्यूड और डिपार्चर ऑफ line is equal to total error in latitude या departure in latitude या डिपार्चर में भी हो सकता है, डिपार्चर। ये फार्मूला जनरल आपको थ्योरेटिकल भी पूछ सकता है, इनटू दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ लाइन। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड या डिपार्चर ऑफ अ लाइन डिवाइड बाई, इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई जो भी आपका पेरीमीटर हो, अर्थमेटिक सम ऑफ लैटिट्यूड या डिपार्चर ऑफ ऑल लाइन मीन्स जो भी आपके पास में लाइंस हैं, जैसे सपोज दैट आपके पास कोई ट्रावर्स है, तो सपोज दैट आपके पास बहुत सारी लाइन है, ऐसे ऐसे करके, फिर ऐसे ट्रावर्स आया, ऐसे ऐसे करके, इस तरीके से ये ट्रावर्स है ना, इसका L1 L2 L3 L4 ऐसे करके सारी चीज़ दी हुई। तो L1 cos थीटा सब टोटल आप लैटिट्यूड निकाल लो, तो वही ये लिखना पड़ेगा आपको, अर्थमेटिक सम मतलब L1 cos थीटा प्लस L2 cos थीटा 2 प्लस, इस तरीके से आप इसको मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो फार्मूला ध्यान रखना किससे, अभी मैं बात कर रहा हूँ किसमें, ट्रांजिट में। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ट्रांजिट में पेरीमीटर नहीं है, बट इसके पिछले वाले में मैंने बात किया था जब वहाँ पे पेरीमीटर था, तो दोनों में अंतर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट कि आपके पास कोई ट्रावर्स है, जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, ये ट्रावर्स है, जैसे सपोज दैट इस डायरेक्शन में गया, दैट इज़ ए और दिस इज़ बी, फिर इस पॉइंट पे गया, ठीक है। चल ये इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, दैट इज़ ये आपका पॉइंट सी है, दैट इज़ बी पॉइंट है। उसके बाद में यहाँ पे डी आया, उसके बाद में ए डैश आया, ये पॉइंट हो सकता है, ठीक है। चल तो ए बी हैज़ नो डिपार्चर, यहाँ पे ए बी जो लाइन है इसके पास कोई डिपार्चर ही नहीं है, क्योंकि डिपार्चर का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ ए बी हैज़ नो डिपार्चर। यहाँ पे इसके पास में देख सकते हो कोई भी डिपार्चर नहीं है, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है, सिर्फ लैटिट्यूड है। तो अगर मेरे को यहाँ पे एरर लिखना पड़े, एल लैटिट्यूड में अगर एरर लिखना पड़े, तो जो भी एरर आपकी लैटिट्यूड में ई वाई होगा वर्टिकल में, इनटू जिस लेंथ की बात कर रहे हैं दैट इज़ उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड एल ए बी डिवाइड बाई दैट इज समेशन ऑफ लेंथ या लैटिट्यूड।
तो आपको कुछ नहीं करना, जिसमें एरर निकालना उसका एरर ले लो। वर्टिकल में तो EY, अगर डिपार्चर में होता तो EX होता, और जिस लाइन के बारे में पता करना उसको लिख दो, अपान में टोटल कर दो, जो भी आपका समेशन लैटिट्यूड्स का निकल के आता है। तो इस तरीके से ये मेथड्स के बारे में जानकारी हमने देख ली। ये क्लियर है? तो इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं सारी चीज़ों को लेके। एक नोट पॉइंट करके मेंशन कर देता हूँ, इसको समझ लेते हैं। जैसे सपोज दैट एक नोट पॉइंट, जैसे आपका ये लैटिट्यूड आपका यहाँ पे है, डिपार्चर नहीं है। ऐसा कभी आपका लाइन में क्या कर सकते हो, डिपार्चर हो सकता है, लैटिट्यूड नहीं हो सकता। तो मैं एक नोट पॉइंट करके मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, इसको आप लिख लीजिए। इन ट्रांजिट रूल, ध्यान दीजिएगा किसकी बात कर रहा हूँ, इन ट्रांजिट रूल, इन ट्रांजिट रूल if a line has zero latitude, or zero departure, then there will not be any correction। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एनी करेक्शन, ये लाइन आपको लिख लेना चाहिए अच्छे से। फिर आपको कोई करेक्शन, क्योंकि जब उसका लैटिट्यूड ही 0 है तो कहाँ से करेक्शन लगा दोगे, ठीक है? तो उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। एनी करेक्शन टू लैटिट्यूड और डिपार्चर, जब EX और EY ही 0 हो गया तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। जब कोई वैल्यू ही नहीं है तो EX और EY क्या हो जाता है, 0। डिपार्चर, ठीक। मैं सारे पॉइंट लिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बहुत जगह लोग नहीं पढ़ाते हैं, सब सारे टॉपिक्स हैं, सीधे थोड़ा बहुत बात करेंगे लैटिट्यूड की, बाकी सब छोड़ देते हैं। लेकिन मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूँ, आपको सारी चीज़ें लिखवा दूँगा ताकि आपका क्वेश्चन ना रुके, रिस्पेक्ट। तो ये बात यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। अगले पॉइंट पे आते हैं, इसको लिख लो जल्दी से, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलो, 2 मेथड और बचे, उनको डील कर लेते हैं, फिर अपना टॉपिक ख़त्म, क्वेश्चन करते हैं, है ना। चलो,
नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन ले लेते हैं, दैट इज रिलेटेड विद द नेक्स्ट जो आपका मेथड है उसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट मेथड का नाम है एक्सिस मेथड। तो ध्यान दीजिएगा ना, आपको जितने नाम बता रहा हूँ जैसे ट्रांजिट, बाउडिस, ग्राफिकल, ठीक है, उसके अलावा आपको आर्बिट्री मेथड बताया था, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। आपको ऑप्शन में बना देगा ना विच इज़ नॉट अ मेथड, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है 5th नंबर का एक्सिस मेथड। एक्सिस मेथड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ इसमें पॉइंट्स हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। इन एक्सिस मेथड, in axis method corrections are only applied, corrections ठीक है, corrections are only applied, corrections are only applied to length, किसको? लेंथ को, लेंथ पे ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। एंगल्स आर मेजर्ड, दूसरा पॉइंट यहाँ पे सिर्फ लेंथ में ही लगाना है। एंगल्स आर मेजर्ड, एंगल्स आर मेजर्ड, एंगल्स आर मेजर्ड प्रिसाइजली, प्रिसाइजली या ब्रैकेट में लिख सकते हो एक्यूरेटली, दैट इज एक्यूरेटली, एक्यूरेटली, बट डिस्टेंस आर नॉट मेजर्ड प्रिसाइजली, डिस्टेंस आर नॉट measured precisely, ठीक है, ओके। मतलब मेजर्ड कैजुअली, इसकी बात कर रहे हैं, मेजर्ड कैजुअली, रैंडमली जिसकी बात करते हैं, दैट इज कैजुअली। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ लाइन आर नॉट इफेक्टेड, डायरेक्शन of line are not, direction of a line are not affected by this method, not affected by this method, therefore the general shape, therefore the general shape of traverse is not affected, therefore a general shape of a traverse is not affected, traverse is not affected, ठीक है। तो सारे पॉइंट देख लेते हैं। चलो पहला पॉइंट है दिस मेथड, इन एक्सिस मेथड करेक्शंस आर ओनली अप्लाइड टू लेंथ, सिर्फ लेंथ को लगाना है, एंगल को नहीं। एंगल्स आर मेजर्ड प्रिसाइजली, क्योंकि एंगल्स एक्यूरेटली मेजर किए जाते हैं, बट डिस्टेंस आर नॉट मेजर्ड प्रिसाइजली या मेजर्ड कैजुअली, रैंडम मेजर किया जाता है। डायरेक्शन ऑफ द लाइन आर नॉट अफेक्टेड बाय दिस मेथड, इसमें डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। देयरफॉर द जनरल शेप ऑफ द ट्रावर्स इज नॉट अफेक्टेड, तो जो जनरल शेप है ट्रावर्स का वो इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन को कोई चेंज करता ही नहीं, नॉट अफेक्टेड, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और मेथड है, लास्ट जो मेथड आपका है उसको देख लेते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। एक है गेल्स ट्रावर्स टेबल मेथड, तो नेक्स्ट है दैट इज नाम है दैट इज गेल्स ट्रावर्स टेबल। तो ये 5 मेथड मैंने पढ़ा दिए। अब अगला जो है मेथड नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा पता करते हैं कि गेल्स की जो ट्रावर्स टेबल होती है वो क्या होती है। तो नेक्स्ट है दैट इज गेल्स ट्रावर्स, यही आपका लास्ट टॉपिक है, ट्रावर्स टेबल।
दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक, चलो, तो ये आज का हमारा ये है थ्योरेटिकल लास्ट पॉइंट है, फिर हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे। ये क्या कह रहा है, ट्रावर्स कैलकुलेशंस आर जनरली डन इन टेबुलर फॉर्म। जो ट्रावर्स का कैलकुलेशन होता है उसमें किसके फॉर्म में करते हैं, तो ट्रावर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। ट्रावर्स कैलकुलेशंस आर generally done in tabular form। किसके फॉर्म में होते हैं, टेबुलर फॉर्म में होते हैं। which is known as गेल्स ट्रावर्स टेबल। क्रिस गेल से याद रखना, क्रिस गेल खिलाड़ी जानते हो ना क्रिकेट का, वेस्ट इंडीज, क्रिस गेल ट्रावर्स टेबल। नाम पूछ लेगा कौन सी टेबल होती, तो आपको गेल्स टेबल के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। यहाँ पे गेल्स है, सॉरी यहाँ पे चेंज कर लो, गेल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिख लिया, गेल्स ट्रावर्स इज नोन। नेक्स्ट, इन दिस केस we ultimately determine independent coordinate अब ये इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है, किसी के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट ना निकालना। ऑफ वेरियस पॉइंट्स आफ्टर अप्लाइंग necessary करेक्शन, जो ज़रूरत पड़ेगा उस हिसाब से हम लोग क्या लेंगे, करेक्शंस यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। देखिए इसमें क्या है ना कि हम लोग इंडिपेंडेंट इसलिए चूज़ करते हैं, उसके पीछे रीज़न है। अगर मान लिया कोऑर्डिनेट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उससे सारी वैल्यू क्या निकल के आएंगे, पॉजिटिव निकल के आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर देखते हैं कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट जो छूट रहा हो उसको भी कवर अप करा देते हैं तो बेटर रहेगा। अच्छे से नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छे से नोट डाउन करो, क्योंकि मैंने पिछले वाले चैप्टर में कम से कम काफ़ी क्वेश्चन कराए थे, 40 क्वेश्चन थे ना, तो बहुत सारे करवा दिए थे मैंने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अच्छे से इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, कुछ नोट पॉइंट करके लिख लो कि जैसे कि मान लिया कि आपको ये पहचानना हो, सपोज दैट, नोट करके लिख लो। जैसे आपको ये पहचानना हो, सपोज दैट, एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे आपका डायरेक्शन पहचानने में दिक्कत होती है, दैट इज़ नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक, तो कई बार क्या आ जाता है कि जो समेशन ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, ईस्टिंग वेस्टिंग कुछ भी हो सकता है। तो सपोज दैट, मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज दैट समेशन ऑफ जो लैटिट्यूड्स हैं
इन नॉर्थ इज ग्रेटर देन समेशन ऑफ लैटिट्यूड इन ग्रेटर देन साउथ। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ कि जो नॉर्थ के लैटिट्यूड है उनका समेशन ज़्यादा है, तो वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। तो इसका जो डायरेक्शन निकल के आएगा ना, किधर आएगा, नॉर्थ में। डायरेक्शन इसका जो निकल के आएगा नॉर्थ, इसको एन से डिनोट करो, ठीक। अगर मान लिया, दूसरी बात करते हैं, सपोज दैट सिग्मा एल ईस्ट ग्रेटर देन, सपोज दैट मान लेते हैं, वैसे लैटिट्यूड तो आपका नॉर्थ साउथ आएगा, ये डिपार्चर आएगा। मान लीजिए ये डिपार्चर आपका नॉर्थ, डिपार्चर जो ईस्ट ग्रेटर देन समेशन डिपार्चर ऑफ वेस्ट निकल के आ जाता है। तो इसका जो डायरेक्शन निकल के आएगा वो किधर आएगा, ईस्ट में आएगा ना, तो डायरेक्शन आपका निकल जाएगा ईस्ट। तो इसको लिख पाओगे आप ई। तो ऐसे अगर कोई पॉइंट दिया हुआ कहेगा, स्टेटमेंट बना के अगर पूछता है एग्जाम में, कहता है कि समेशन ऑफ जो लैटिट्यूड्स हैं इन नॉर्दर्न डायरेक्शन इज ग्रेटर देन समेशन ऑफ लैटिट्यूड इन सदर्न डायरेक्शन, तो आपका जो रिजल्टेंट डायरेक्शन आएगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में लैटिट्यूड का समेशन ज़्यादा होगा वही उसका फाइनल डायरेक्शन होगा। ध्यान से सुनिएगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ईस्टर्न डायरेक्शन का पॉइंट ज़्यादा है वेस्ट डायरेक्शन से जो डिपार्चर है। इसका मतलब पॉइंट का जो डिपार्चर्स हैं वो लाई कर रहे हैं ईस्ट डायरेक्शन में। तो अगर मेरे से कहा जाए, ये इसके हिसाब से बताऊं तो मेरा आंसर कोई पॉइंट यहाँ पे है जिसमें नॉर्थ में भी पड़ रहा है, ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, तो इसमें ईस्टर्न डायरेक्शन में होगा। तो इसका नेट डायरेक्शन जब आप लिखोगे तो नॉर्थ ईस्ट लिखोगे। नेट डायरेक्शन जब लिखोगे ऊपर से नॉर्थ हो जाएगा और इधर से क्या हो जाएगा, ईस्ट। ऐसे अगर मान लिया कि आपसे ये कह दे कि सर्दर्न डायरेक्शन में लैटिट्यूड्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न, इसका मतलब सर्दर्न में वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा आ रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब रिजल्टेंट डायरेक्शन आप साउथ में जाएगा। और फिर कह देगा कि वेस्ट डायरेक्शन में जो डिपार्चर्स हैं वो ज़्यादा हैं, इसका मतलब ये कि आपका पॉइंट कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे। तो उसका आंसर होगा साउथ वेस्ट हो जाएगा। सिंपल, जिसका ज़्यादा उसी को मैग्नीट्यूड में देखना है। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस को डील करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लो अच्छे से। तो ये मैंने कहानी आपको यहाँ पे बता दी है, ठीक है। तो मैंने ज़्यादा का बताया है और ऐसे ही आप उसका कम का भी देख सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट जो पूछे गए हैं उनको थोड़ा सा डील करें। बाकी सारी चीज़ें हम तो पढ़ ही चुके हैं। वेल कंडीशन ट्रायंगल तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्लोज टावर्स ये भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे तो क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, तो बहुत ही आसान हमारे लिए रहने वाला है। फिर भी हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही नहीं है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। चलो मैं क्वेश्चन को मेंशन कर रहा हूँ, आप चाहो तो मेरे साथ लिख लो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, इन ट्रावर्स सर्वे क्लोजिंग एरर मीन्स, देखो आ गया क्वेश्चन। तो 2007 में पूछा क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 2007 जेई। आज जो हम प्रॉब्लम कर रहे हैं जेई में ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, और जो ईएस की प्रॉब्लम है उसके मैंने थ्योरेटिकल पॉइंट लिखा दिए, ठीक है। क्योंकि इस समय टाइम थोड़ा मेरे पास प्रॉब्लम है टाइम की थोड़ा सा, नहीं तो मैं और क्वेश्चन थोड़े करा सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। आप अगर इतना अच्छे से थ्योरी कवर कर लोगे तो खुद ही बहुत सारे क्वेश्चन कर ले जाओ। आपको सर्वे का क्वेश्चन कहीं से भी मिले, प्रैक्टिस करो अच्छे से। इन ट्रावर्स सर्वे, देखिए प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छा जो है, अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो जो यूथ का 50,000 वाला क्वेश्चन है उसको ले लो। 2 पार्ट में डिवाइड है यूथ का, 300 रुपये की मिलेगी एक, दूसरे 2 पार्ट मतलब 550-600 में हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो वो बुक ले लो मार्केट से, ठीक है। उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन है। सोल्यूशन उतना सारा नहीं दिया है, बट क्वेश्चंस बहुत मिल जाएंगे। तो उन क्वेश्चंस को जब आप करोगे यहाँ पे पढ़ने के बाद में, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाओगे। तो यूथ के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, उसमें गेट के भी हैं, ईएस के भी क्वेश्चन भरे हुए हैं, एसएससी जेई के भी हैं, और जो स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं उनके भी क्वेश्चन हैं। तो इन अ ट्रावर्स सर्वे, इन अ ट्रावर्स सर्वे
in a traverse survey, closing error means closing error means पहला है the error in closing the error in closing of the traversing operation. ठीक, operations. Next is the actual distance by which the traverse is failed to close. The actual distance by which the traverse failed to close. Traverse fails to close. ठीक, सी पॉइंट है द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग and the end point अच्छे से सारे ऑप्शन पढ़ने हैं. एंड पॉइंट ऑफ अ ओपन ट्रावर्स. और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव. ठीक है, तो ये जानकारी मैंने आपको दे दी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. दूसरा क्वेश्चन वैसे मैंने करा रखा है, फिर से बता देता हूँ. अ वेल कंडीशन ट्रायंगल डज नॉट हैव ये पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर में ट्रायंगल लीनियर मेजरमेंट में बताया था. वेल कंडीशंस या यहाँ पे पूछ लिया इसने. वेल कंडीशन ट्रायंगल डज नॉट हैव any angles less than ए ऑप्शन है. ये तो आपको पढ़ाया गया था अच्छे से. 20 डिग्री, बी 30 डिग्री, मैंने बताया था 30 से 120 होता है. सी 45 डिग्री और डी 60 डिग्री. चलो, तो आंसर तो पता ही कर लोगे अब. चलो नेक्स्ट आते हैं. ये भी 2013 में पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. ये क्या कह रहा है? द सम ऑफ द नॉर्थिंग ऑफ अ ट्रावर्स एक्सीड्स इफ द सम ऑफ, अभी तो बताया था थ्योरी पॉइंट में, इफ द सम ऑफ नॉर्थिंग्स, मतलब नॉर्थ के जितने भी डायरेक्शन है उसको नॉर्थिंग्स बोलते हैं, ऑफ अ ट्रावर्स exceeds the sum of southings, साउथ की डायरेक्शन की बात करें, साउथिंग्स by 1 meter and sum of easting exceeds and sum of easting exceeds the sum of wasting, the sum of, अभी तो इसका थ्योरी कॉन्सेप्ट बताया था तो आप तो कर ही ले जाओगे. वेस्टिंग, ठीक है, बाई 1 मीटर. ये भी क्या है? बाई 1 मीटर है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. फिर क्या कह रहा है? द रिजल्टेंट क्लोजिंग एरर, the resultant closing error and its true bearing
आर रेस्पेक्टिवली फर्स्ट ऑप्शन है √2 मीटर, √2 मीटर कॉमा नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट, बी है 1 मीटर कॉमा एन 45 डिग्री ईस्ट, सी है 2 मीटर एन 45 डिग्री ईस्ट, और डी है 2 मीटर एन दैट इज 45 डिग्री ईस्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है, 4th नंबर का क्वेश्चन है, मैं करा देता हूँ। ये भी 2013 का प्रॉब्लम है। इफ़ इन अ क्लोज ट्रावर्स, इफ इन अ क्लोज्ड ट्रावर्स, एक क्लोज ट्रावर्स है, ठीक है। चलो, द सम ऑफ नॉर्थ लैटिट्यूड, द सम ऑफ नॉर्थ latitudes, sum of north latitudes is more than the sum of the south latitude, sum of the south latitude, ठीक है, and also the sum of west, and also the sum of west departures, sum of west departures is more than the sum of east departure, the sum of east departure, the bearing of the closing line, the bearing of closing line, the bearing of a closing line is in the, पहला है साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट, बी है नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट, कर ले जाओगे आराम से सारी प्रॉब्लम हो। सी है नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट, डी है साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये सारी कहानी आपको दे रखी है, क्लियर है। चल, तो एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ। द सम ऑफ, यहाँ पे लिखता हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, sum of interior angles of a closed towers, किसकी बात हो रही है? क्लोज टावर्स की बात हो रही है। इज इक्वल टू ए ऑप्शन है, दैट इज 2n-4 इंटू 90 डिग्री, बी है दैट इज 3n-4 इंटू 90 डिग्री, सी है 2n-4 इंटू 180 डिग्री, और डी ऑप्शन है 3n-4 इंटू 180 डिग्री। चलो एक एक करके डील कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले दैट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल के आता है कि यहाँ पे सबसे पहले ये क्वेश्चन है, दैट इज़ क्लोजिंग एरर। इसको क्या बोला जाता है? सारे ऑप्शन पढ़ते हैं। द एरर इन क्लोजिंग ऑफ द ट्रावर्सिंग ऑपरेशन,
द एक्चुअल डिस्टेंस बाई विच द ट्रावर्स इज फेल्स टू क्लोज। जब कभी एक्चुअल डिस्टेंस को, जैसे सपोज दैट ये आपका ट्रावर्स है, आप इधर गए, इधर आए, आप इधर गए, फिर आपने सपोज दैट इधर गए, तो ये ए पॉइंट है, सपोज दैट दिस इज द ए पॉइंट, तो ये आपकी इरर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इरर। इसका ये पॉइंट आपका मेजर्ड वैल्यू है और ये ट्रू वैल्यू है। तो मेजर्ड वैल्यू जब इसको क्लोज नहीं कर पाती है तो यही आपकी क्लोजिंग एरर होती है। तो इसका ऑप्शन देखो, द एक्चुअल डिस्टेंस बाय विच द ट्रावर्स फेल्स टू क्लोज, दिस इज द करेक्ट आंसर। द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द एंड पॉइंट ऑफ द ओपन ट्रावर्स, ओपन की थोड़ी बात कर रहे हैं, क्लोज की बात हो रही है। तो ट्रावर्स में यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग एरर तभी होती है जब क्लोज ट्रावर्स बनता है, ठीक है। चल, तो स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट ऑफ द ओपन ट्रावर्स, तो ये बात आपको समझ में आ सकती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वेल कंडीशन ट्रायंगल। वो वेल कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए? वेल कंडीशन के लिए एंगल जो लाई करना चाहिए थीटा, वो आपका 30 से ज़्यादा, 30 से कम नहीं होना चाहिए। 30 से ज़्यादा और 120 से कम, तो इसके बीच में वेल कंडीशन ट्रायंगल लाई करता है। तो आपका आंसर देख लो, उसने पूछा क्या है, डज नॉट हैव एनी एंगल्स लेस देन, इससे कम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पर 30 से कम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 30 से ज़्यादा ही होना चाहिए। फिर कह रहा है द सम ऑफ नॉर्दिंग ट्रावर्स एक्सीड द सम ऑफ साउदिंग बाई 1 मीटर। इसका मतलब नॉर्थ, इसका मतलब लैटिट्यूड की बात कर रहा है। तो सम ऑफ जो लैटिट्यूड्स है वो ग्रेटर है किससे? सम ऑफ लैटिट्यूड्स इज ग्रेटर देन सम ऑफ, दैट इज नॉर्थ इज ग्रेटर देन सम ऑफ साउथ, और किससे है? 1 मीटर से है, 1 मीटर। ऐसे ही सम ऑफ दैट इज डिपार्चर इन ईस्ट इज ग्रेटर देन सम ऑफ दैट इज डिपार्चर इन वेस्ट, दैट इज बाई 1 मीटर। सिंपली लगा सकते हैं, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा जो ज़्यादा वही एरर होती है। तो मान लेते हैं सपोज दैट आपको ई एक्स या दोनों का डिफरेंस लोगे, मान लेते हैं ई एक्स ई वाई निकल के आ जाएगा। सपोज दैट आप दोनों का डिफरेंस 1 मीटर आएगा और जो ई एक्स आएगा वो भी 1 मीटर आएगा। तो जो एरर होगी, रिजल्टेंट एरर होगी, वो क्या निकल के आती थी? स्क्वायर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये निकल के आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। फिर बात करते हैं डायरेक्शन की भी बात किया, तो tan थीटा इजकल टू tan इनवर्स ई वाई अपान, ठीक है। क्या फार्मूला होता था? दैट इज, देखो ये निकल के आता थीटा, तो ये डिपार्चर होता था, ई एक्स होता था, ये ई वाई होता था। तो ई एक्स अपान क्या होता था? ई वाई होता था, और दोनों की वैल्यू क्या है? 1 है। तो tan इनवर्स आप क्या लिख सकते हो? 1 डिवाइड बाई 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 45 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा जो निकल के आएगा 45 डिग्री। एक्चुअली में जो ई एक्स है वो भी पॉजिटिव है और ई वाई है वो भी पॉजिटिव है। इस वजह से आपका जो भी कोऑर्डिनेट लाई करेगा वो नॉर्थ और इसमें लाई करेगा, जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो नॉर्दर्न और ईस्टिंग लाई करेगा। इस वजह से जिस भी ऑप्शन में आपको ये मिल जाए वो इज़ द करेक्ट आंसर। तो √2 रहेगा और नॉर्थ 45 डिग्री, ये तो हो ही नहीं सकता। स्क्वायर रूट होता है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से सारे ऑप्शंस को मैंने यहाँ पे करा दिया। आगे बढ़ते हैं भाई, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। इफ़ इन अ क्लोज ट्रावर्स द सम ऑफ नॉर्थ इज लैटिट्यूड्स इज मोर देन द सम ऑफ द साउथ लैटिट्यूड्स। तो अगर नॉर्दिंग ज़्यादा है भाई, अगर वो कहना ये चाह रहे हैं कि आपका कोऑर्डिनेट जो है ना, मतलब जो लैटिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स इन नॉर्दर्न इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ जो लैटिट्यूड्स हैं सर्दर्न है। और फिर क्या कहा है उसने, नेक्स्ट बात उसने कि एंड आल्सो द सम ऑफ वेस्ट, तो दैट इज़ द डिपार्चर ऑफ वेस्ट इज़ ग्रेटर देन समेशन ऑफ डिपार्चर ऑफ ईस्ट। इस बार डिपार्चर वेस्ट में चला गया, इसका मतलब हुआ ये जो कोऑर्डिनेट बनाओगे ना, तो इसमें लैटिट्यूड नॉर्थ में ही रहेगा, लेकिन डिपार्चर अब आपका कहाँ पहुँच गया? वेस्ट में, तो आप इस इधर साइड में आ जाओगे। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट आपका कहीं यहाँ लाई कर रहा है, तो इसका डायरेक्शन आपका जो भी बनेगा नॉर्थ तो बनेगा, और जिस डायरेक्शन नॉर्थ में ज़्यादा है तो नॉर्थ में ही बनेगा। तो इस पॉइंट की जो लोकेशन होगी वो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि नॉर्थ में ज़्यादा है इसलिए नॉर्थ रखोगे, वेस्ट में ज़्यादा है इसलिए वेस्ट रखोगे। तो ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया। तो यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट आपका है, तो इस तरीके से आपका जो भी आएगा वो आएगा नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट आएगा। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर।
क्लियर है ना सारी बात है। अगर वो ईस्टिंग कहता है ईस्टिंग इज ग्रेटर देन समथिंग, तो मैं कोऑर्डिनेट को यहाँ पे लेता। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आते हैं आप क्लियरली करके आ सकते हो, बस एक लाइन पढ़ा उसी से क्लियर हो जाएगा। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्लोजर ट्रावर्स, तो मैंने सम बताया था आपको, अगर उसकी जो ट्रावर्स है ना उसकी अगर साइड आपके n है तो वहाँ पे जो समेशन आपको इंटरनल एंगल बताया था, एक इंटरनल सम ऑफ इंटरनल एंगल दैट इज 2n-4 इंटू 90। और जब सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल बताए थे, एक्सटर्नल दैट इज 2n+4 इंटू 90। तो ध्यान रखिएगा जब आपको एक्सटर्नल की बात करें तो प्लस, इंटरनल की बात करें तो माइनस। मेरा ऑप्शन ये था दैट इज से, इंटरनल पूछा था इसलिए मैंने इस आंसर को क्लिक कर दिया। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग जो है आगे बात करते हैं। तो ये पांचों क्वेश्चन आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आए होंगे। एक वेल कंडीशन का एक और प्रॉब्लम पूछा है, तो उसको कराने की ज़रूरत है नहीं, कहो तो भाई करा देते हैं हम। चलो देखते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, है ना। ये तो प्रॉब्लम हो गई। एक वेल कंडीशन और पूछ लिया कि पूछा एंगल किससे किसके बीच लाई करना चाहिए, तो उसमें ऑप्शन दिया 20 से 120, 45 से 120, ये नहीं, जिसमें ऑप्शन 30 से 120 होगा वो करेक्ट होगा आंसर। तो देखो आपको क्वेश्चन आ जाएगा, बस आप अच्छे से क्लास करो, आप सारे क्वेश्चन खुद ही कर ले जाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बात हम लोग करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन तो हमने डील कर लिए, टोटल इसमें 10 या 11 क्वेश्चन ये एसएससी जेईई में पूछ रखा है, और बाकी आप कहीं से भी और से जो प्रॉब्लम्स आपको मिल जाए ना वहाँ से कर लेना, ठीक है। ये आपका 29वां लेक्चर है, तो इसी में सारा आपका ट्रावर्स क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम बात करेंगे ना तो वहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड विद द लेवलिंग से बात करेंगे। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेवलिंग से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं ना, और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, 2016 में पूछा है, और इसके पिछला वाला प्रॉब्लम जो कराया था 2n-4 वाला वो 2015 में पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, और ये प्रॉब्लम आपको पूछा गया 2016 एसएससी जेईई, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अ वेल conditioned triangle has angle not less than fill in the blanks टाइप का है, then and not more than फिर है fill in the blanks respectively, ओके। ए ऑप्शन है दैट इज 10 डिग्री, 90 डिग्री। बी ऑप्शन है आपके सामने दैट इज 20 डिग्री, 120 डिग्री। सी ऑप्शन आपके सामने है 90 डिग्री, 120 डिग्री। और डी ऑप्शन भी बना के दिया है नन ऑफ दिस। तो मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। चलो
आप ये बताओ वेल कंडीशन के लिए एंगल किसके बीच लाई करना चाहिए? 30 से 120 के बीच लाई करना चाहिए। बट कोई ऐसा ऑप्शन है क्या? मिनिमम 10 दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये ही गया। बी ऐसा 20 दिया, 30 अगर होता तो सही हो जाता। तो मिनिमम 30 से कम नहीं होना चाहिए, 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आता 90 और 120, ये भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन में अगर आपका दिया होता 30 और 120 होता तब सही हो जाता, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज इन अ क्लोज ट्रावर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है, चलो मैं करा चुका हूँ, दोबारा फिर से करा देता हूँ। 2016 स्टेटमेंट बना के पूछा, इन अ क्लोज ट्रावर्स, इन अ क्लोज ट्रावर्स, इन अ क्लोज ट्रावर्स क्या पूछा है? द डिफरेंस बिटवीन द फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग शुड बी 90 डिग्री। difference between fore bearing and back bearing is 90 डिग्री। ये तो कोई कंडीशन होती नहीं है, फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग 180 होता तो ये तो गया। बी ऑप्शन है सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल, सम ऑफ इंक्लूडेड angle, sum of included angles should be 2n minus 4 times राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। चाहे इसको राइट एंगल बोलो, देखो आपको थ्योरेटिकल उसने बना के पूछ लिया है, और इसको हम 90 डिग्री भी बोल सकते हैं। तो अभी आपको फार्मूले की बात हुई थी, when n represents, where capital N represents number of sides, C ऑप्शन है sum of included angles should be sum of included angle should be 2n minus 1 times right angle, ठीक है, where n is the number, where n is number of sides, लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव, ठीक। चलो तो ये तो जानकारी आपको, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो क्या ये डिफरेंस बिटवीन फोर बे और बैक बेयरिंग का डिफरेंस 90 होना चाहिए? गलत, 180 होना चाहिए। सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल शुड बी 2n minus 4 into 90। यस, अभी तो पढ़ के आ रहे हैं, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये नहीं हो सकता, ये 2n minus 1 है, तो ये नहीं हो सकता, तो इसलिए आप इसको हटा सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल का मतलब एक्सटीरियर भी हो सकता है, इंटीरियर भी हो सकता है, बट ऑप्शन के हिसाब से आपको इंटीरियर मान के लगाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को जानकारी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसने एक क्वेश्चन अच्छा पूछा है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और आपको मैंने इसको क्लास में कराया भी था, ठीक है, तो इसको मैंने नोट करके लिखा भी दिया था। तो दैट इज़ सी हो गया, दैट इज़ 6 हो गया, 7 हो गया, दैट इज़ 8 नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ एरर, विच टाइप, ये प्रॉब्लम ना 2017 में पूछ लिया है। विच टाइप ऑफ एरर, विच टाइप ऑफ एरर इज रिप्रेजेंटेड बाई, is represented by a closed traverse, represented by a closed traverse if the algebraic sum of, algebraic sum of latitude, algebraic sum of latitude of all the lines, is 0। पहला ऑप्शन है कंपनसेटिंग एरर,
कंपनसेटिंग का मतलब होता है रैंडम एरर, कंपनसेटिंग एरर। बी ऑप्शन है निगेटिव एरर, निगेटिव एरर। सी है नो एरर या जीरो एरर, नो एरर बोल दो इसको। और डी है पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव एरर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रिलेटिव एरर ऑफ द क्लोजर इज द रेशियो ऑफ, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9 2017। क्या कह रहा है? रिलेटिव एरर, ये क्लास में डिस्कस हुआ था। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर ऑफ द क्लोजर, ऑफ द क्लोजर is the ratio of पहला ए closing error to sum of departure, ठीक है। क्लोजिंग एरर टू सम ऑफ लैटिट्यूड, दूसरा ऑप्शन है क्लोजिंग एरर टू सम ऑफ लैटिट्यूड, सी ऑप्शन क्या कह रहा है? दैट इज इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग एरर टू पेरीमीटर, क्लोजिंग एरर टू पेरीमीटर, ये सही है क्योंकि मैंने पेरीमीटर ही बताया था, पेरीमीटर ऑफ ट्रावर्स। नेक्स्ट है लैटिट्यूड टू डिपार्चर, लैटिट्यूड टू डिपार्चर। ठीक, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन और है, 2017 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ इंटरनल एंगल्स, ठीक है, ऑफ अ डिग्री डज नॉट शो वेल कंडीशन ट्रायंगल। अब देखो वेल कंडीशन के लिए ज़रूरी है कि जो भी एंगल्स होना चाहिए वो आपका 30 से कम नहीं होना चाहिए और 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ इंटरनल एंगल्स, ब्रैकेट में डिग्री में, डिग्री, ठीक है, डिग्री ऑफ अ ट्रायंगल डज नॉट शो वेल कंडीशन ट्रायंगल, चल पहला ऑप्शन है ए, दैट इज 20 डिग्री, 90 डिग्री, 70 डिग्री। सी है, बी है ऑप्शन 25 डिग्री, 45, 110। सी है 40 डिग्री, 125, 15। डी है 35, 80, 65। ठीक है, चलो तो इसमें ये पूछा है डज नॉट शो, तो ध्यान रखिएगा डज नॉट शो पूछा है। चलो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और एक क्वेश्चन और है जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ, 2017 में पूछा गया है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग, number of four bearing and back bearing for an open traverse, of n number of station, n number of station। चल ऑप्शन बना देता हूँ, दैट इज n-1, n-1। बी ऑप्शन है
n कामा n c है n+1 कामा n+1 और d है 2n - 1 कामा 2n - 1। चलो सारे क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। चलो अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो जल्दी से आ जाओ अपने प्रॉब्लम्स पे, एक एक करके डील करते हैं। चलो आगे बात करते हैं, इसी क्वेश्चन से उठा ले। चलो इधर से आ जाते हैं। Which are type of error represent a closed traverse if the algebraic sum of latitude of the line is 0। मैंने आपको ये बताया था कि अगर अल्जेब्रिक सम 0 हो जाएगा तो वहाँ पे चाहे लैटिट्यूड का अल्जेब्रिक सम और डिपार्चर का अगर सम 0, इसका मतलब वो क्लोज हो चुका है। क्लोज होगा तभी उसका समेशन 0 आएगा। इसका मतलब एरर भी क्या निकल के आएगी? 0। इसका मतलब नो एरर निकल के आएगा, तो नो एरर, ठीक है। तो मैंने फार्मूला भी बताया था कि लैटिट्यूड और उसमें जो एरर निकल के आएगी, एरर जो भी लैटिट्यूड में निकल के आ रही थी इनटू जो भी लेंथ होती थी अपान में टोटल, या जो भी आपका पेरीमीटर आता था उसको हम लोग लेते थे पेरीमीटर, या टोटल समेशन या टोटल डिपार्चर या कुछ भी आ जाता था, समेशन ऑफ लैटिट्यूड, इस तरीके से लिखते थे। तो ये एरर आपका किसी भी लाइन में निकालना होता तो हम निकाल लेते थे। जब यही एरर 0 है तो पूरा टर्म 0 नहीं हो जाएगा, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अगर 0 कोई डिपार्चर या लैटिट्यूड है तो उसकी एरर क्या आ जाएगी? 0। फिर आता है रिलेटिव एरर ऑफ द क्लोजर। अरे रिलेटिव तो अभी पढ़ के आ रहे हैं, तो रिलेटिव जो एरर होती है वो फार्मूला होता है ई अपान पेरीमीटर। तो ई अपान पेरीमीटर इट इज़ द रेशियो ऑफ एरर टू द पेरीमीटर ऑफ द ट्रावर्स। तो इसमें देखो क्लोजिंग एरर टू सम ऑफ डिपार्चर गलत, क्लोजिंग एरर टू द सम ऑफ लैटिट्यूड गलत, क्लोजिंग एरर टू द पेरीमीटर ऑफ द ट्रावर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पे क्या होना चाहिए? पेरीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच हो गया ना, डी तो फिर से वही नहीं होगा, लैटिट्यूड अपन डिपार्चर थोड़ी होता है, एरर अपन समथिंग होता है। चल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल दैट डज नॉट शो वेल कंडीशन ट्रायंगल। ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जो वेल कंडीशन को मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं? अब ध्यान दो, जिसमें एंगल आपका 30 से कम हो वो नहीं सेटिस्फाई करेगा, और जिसका एंगल 30 से 120 लाई करेगा वो लाई करेगा। तो देखो क्या 20 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो सकता है क्योंकि डज नॉट शो पूछा है। अगर वो ये पूछता है कि कौन सा शो कर रहा है तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ता, ठीक है। तो आपको ये देखना, इसने क्वेश्चन में गलत बनाया, इसमें 3 आंसर मैच कर जाएंगे आपके, ठीक है, 3 आंसर मैच कर जाएंगे। इसको क्वेश्चन बनाने का तरीका नहीं पता था, इसने गलत क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। देखो 20 डिग्री नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 30 होता तभी फॉलो करता, तो ये तो गलत हो गया। तो इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं हो सकता। बट उसने पूछा डज नॉट शो, तो ये भी नहीं शो करेगा। फिर 25 शो करेगा, ये तो 30 से कम हो गया, तो ये भी शो नहीं करेगा। फिर अगर कह रहा है 40 से 125 और ये 15 है, अब ये 40 हो गया, यहाँ 125 हो गया, ये 120 से ज़्यादा निकल गया। अगर 120 से ज़्यादा निकल गया तब भी नहीं फॉलो करेगा, तो ये भी आंसर हो जाएगा। और डी है 35, 80, 65। 35 30 से ज़्यादा है कि नहीं है? 120 से कम 80 है। 65 भी 120 से क्या है? कम है। इसका मतलब ये फॉलो करेगा, 30 से तो ज़्यादा, 120 से कम। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर जो होना चाहिए था, इसको ये पूछना चाहिए था कौन सा फॉलो कर रहा है, तो इसका आंसर डी होना चाहिए। इसने गलती से लगा दिया डज नॉट शो, तो ये क्वेश्चन आपका गलत दिया था एग्जाम में। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, बी, सी। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे। What is the number of forebearing and backbearing of any open traverse if n number of station? तो इसको देखो, सबसे अच्छा डायग्राम बना के ही हम लोग कर सकते हैं। कैसे? आप चाहो तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ठीक है। चल ओके, आगे बढ़े। चल अब इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक नंबर ऑफ फोरबेरिंग, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के समय इसमें पूछा ओपन ट्रावर्स है, ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो, ज़्यादा बड़ा ट्रावर्स नहीं लेंगे बस समझने के लिए। आप ये बताओ स्टेशन ए है, बी है, सी है, डी है। हर एक स्टेशन पे जब आप रहोगे ओपन ट्रावर्स में, इस पॉइंट पे रहोगे, कितनी रीडिंग, स्टेशन कितने हैं टोटल स्टेशन कितने हैं? टोटल स्टेशन बराबर 4। कौन कौन से? ए, बी, सी, डी। ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, समझ में आ जाएगा।
अब ए से आपने क्या किया, एक 4 बेरिंग ले ली, ठीक, आगे की तरफ क्या ली, 4 बेरिंग। बी पे पहुँचे तो यहाँ पे 2 रीडिंग मिलेगी, एक तो 4 बेरिंग, दूसरी बैक बेरिंग, फिर यहाँ पे भी 2 मिलेगा, यहाँ पे भी क्या मिलेगा, 2। तो उसने पूछा क्या, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 4 बेरिंग एंड बैक बेरिंग फॉर एन ओपन ट्रावर्स ऑफ n नंबर ऑफ स्टेशंस। अगर आपके पास n नंबर ऑफ स्टेशंस हैं तो वहाँ से आपने कितनी लेनी है, 4 बेरिंग और बैक बेरिंग। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपके पास में जो लाइन्स आएंगे, देखो टोटल कितने हो गए स्टेशन, 4 दिए है ना। एक मिनट क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार, कितने नंबर ऑफ स्टेशन दे रखे हैं, दैट इज़, हाँ इसने दे रखा है आपको, दैट इज़ अच्छा 4 बेरिंग का इसने पूछा है, बैक बेरिंग, एक मिनट वेट, टोटल नंबर ऑफ स्टेशन, ठीक है सही है। चलो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट इज़ 4 स्टेशन ले लिया आपने। अब जब आप आगे बढ़ोगे ना, जैसे इस स्टेशन पे आप जब बढ़ो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करोगे, एक तो 4 बेरिंग निकालोगे, दूसरा इस लाइन का क्या आएगा, बैक बेरिंग आएगा। यहाँ पे बढ़ो, इस लाइन का क्या बताओगे, 4 बेरिंग बताओगे, इस लाइन का क्या बताओगे, बैक बेरिंग बताओगे। इस लाइन पे बढ़े आपने, आगे का जो भी लाइन होगा तो यहाँ पे भी आपको क्या बताना पड़ेगा, 4 बेरिंग आगे की बताओगे और क्या बताओगे, बैक बेरिंग बताओगे, ठीक है। तो इस तरीके से, एक मिनट जस्ट, इसने क्या क्या दे रखा है, दैट इज़, हाँ बैक बेरिंग हो जाए। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अच्छे से समझो। स्टेशन तो आपके पास कितने हैं टोटल, 4, टोटल स्टेशन 4 हैं, और आप ये बताओ कितनी यहाँ पे 4 बेरिंग्स हैं और कितनी यहाँ पे बैक बेरिंग्स हैं। अगर स्टेशन 4, अच्छे से समझिएगा, इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ में ज़्यादा बेटर आता है। जब ओपन ट्रावर्स है, क्लोज होता है तो फिर ये वैलिड नहीं हो पाता, क्लोज में कुछ और आंसर आ जाता है, क्लोज में तो n के फॉर्म में ही आता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जैसे आपके पास में जब ए से चलोगे, क्योंकि क्लोज तो है नहीं, तो सीधे फॉरवर्ड जाओगे, तो एक तो यहाँ से आपने 4 बेरिंग ले ली, एक 4 बेरिंग यहाँ पे ले ली, एक 4 बेरिंग आपने यहाँ ले ली। यहाँ पे 4 बेरिंग नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इंडिंग है, तो डी स्टेशन पे आपने इंड किया तो यहाँ पे सिर्फ बैक बेरिंग आएगी। तो आप बताओ टोटल 4 बेरिंग यहाँ पे कितने हैं, टोटल 4 बेरिंग अगर देखोगे, अगर 4 स्टेशन है, 1 2 3, कितना हो गया, 3। अच्छा बैक बेरिंग बताओ, 1 2 3, तो बैक बेरिंग जो है टोटल, दैट इज़ बैक बेरिंग टोटल, दैट इज़ बैक बेरिंग टोटल इजकल टू 3। अगर स्टेशन 4 हैं और तब आपकी 4 बेरिंग और बैक बेरिंग कितना निकल के आ रहा है, 3 निकल के आ रहा है। तो ये आपको यहाँ से समझ में आएगा, डायग्राम से ऐसे समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला देखो, स्टेशन मतलब अगर मान लिया स्टेशन n है तो उससे एक ये कम आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कम आएगा तो n-1 हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा n-1। तो करेक्ट आंसर जो आप लगाओगे वो लगाओगे क्या, ए। ध्यान रखिएगा, दिस इज वैलिड ओनली फॉर ओपन ट्रावर्स, ओपन के लिए, क्लोज में नहीं कर पाओ तो, क्योंकि क्लोज में क्या है ना, देखो क्लोज में सपोज दैट आपने कोई मेजरमेंट किया, इधर गए इधर गए इधर गए, इस साइड में, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से 4 बेरिंग, बैक बेरिंग 4 बेरिंग, बैक बेरिंग 4 बेरिंग, बैक बेरिंग 4 बेरिंग, तो सब स्टेशन पे दोनों चीज़ें। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ऑप्शन पे पूछता है कि ये भैया क्लोज्ड है, क्लोज ट्रावर्स है, इसको मैं नोट करके लिखाई देता हूँ, नोट करके लिख लेना, नोट, इफ क्लोज ट्रावर्स इज गिवन, if closed traverse is given of n number of station, अगर आपके पास n नंबर ऑफ स्टेशन है, कितने हैं, n नंबर ऑफ स्टेशन है, तो आप खुद ही बताओ जब इस स्टेशन पे रहोगे तो आपको क्या क्या चाहिए। यहाँ से आप तो 4 बेरिंग भी बताओगे और बैक बेरिंग भी बताओगे, फिर इस स्टेशन पे भी 4 बेरिंग निकालोगे और क्या निकालोगे, इस लाइन की बैक बेरिंग। यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ पे आपको ये 4 बेरिंग और उसके साथ में बैक बेरिंग, यहाँ पे आओगे तो आपको इस लाइन की जो है बैक बेरिंग बतानी पड़ेगी, अगले की 4 बेरिंग, तो और यहाँ पे भी दोनों बतानी पड़ेगी, तो हर एक चीज़ पे आपको बताना पड़ेगा, क्लियर। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 4 आपकी 4 बेरिंग रहेंगी, 4 ही बैक बेरिंग रहेंगी, और स्टेशन भी कितने हैं, 4। तो यहाँ पे n बराबर 4 है, और टोटल जो 4 बेरिंग है वो भी 4 आएगा, बैक बेरिंग भी कितना आएगा, 4 आएगा। तो अगर यहाँ पे आपका n की वैल्यू 4 है तो ये भी क्या हो जाएगा, n, ये भी हो जाएगा n। तो यहाँ पे लिख सकते हो नंबर n नंबर ऑफ स्टेशन, देन
देन मैं कहाँ पे लिखूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। देन फोर बेयरिंग इजकल टू एन आएगा, और जो बैक बेयरिंग आएगा वो भी क्या आएगा, एन आएगा। तो ये फार्मूला आप बना लेना, बेटर रहेगा आपको। और अगर ओपन कहता है तो n-1 कर देना, बस ये अच्छा फंडा है। तो आपको अगला आने वाले समय में नेक्स्ट क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनाता है तो आप तैयार रहिएगा। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग जो है ट्रावर्स को अपने अच्छे से कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो मिलेंगे वहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे लेवलिंग को, चैप्टर को देखेंगे। ये आपका 29th का लेक्चर है, और अगला लेक्चर होगा 30 का आपका, उसमें हम बात करेंगे, आपको लेवलिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आपको मैंने जितने क्वेश्चन SSC JEE में आए थे सारे करा दिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग हैं, आपके जो चैप्टर होगा आपका लेवलिंग होगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वहाँ पे मिलते हैं।